नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की और हमने पिछले वीडियो में बात किया आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। लेकिन आज बात करते हैं दो अलग अलग अधिकारों की जिनका मेंशन भी आर्टिकल 19 में किया गया है। पहला, राइट टू मीट पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब लोगों के पास अधिकार है कि एक साथ शांतिपूर्वक मिल सकें, मीटिंग्स कर सकें, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकें। स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोग मिल के एक जगह पे इकट्ठा होकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन शर्त है विदाउट आर्म्स, मतलब किसी भी प्रकार का वेपन उनके साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरा अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन दोनों अधिकारों के बारे में आज जल्दी से इस वीडियो में बातचीत करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19(1)(b) अधिकार देता है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। लेकिन आर्टिकल 19(3) में ये ग्राउंड्स मेंशन कर दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पर सरकार इस अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और क्या ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं? पहला, पब्लिक ऑर्डर। दूसरा, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब साफ है, भारत में लोगों का मूल अधिकार है कि वो जब भी चाहें असेंबल हो सकें, मिल सकें, एकजुट हो सकें बिना किसी प्रकार के वेपन्स के। लेकिन यदि सरकार को लगता है कि यदि बहुत सारे लोगों के मिलने से किसी प्रकार के पब्लिक ऑर्डर की समस्या है या सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को किसी प्रकार से खतरा है, तो सरकार उसके लिए कानून बना सकती है। इस अधिकार को कुछ उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानिएगा कि कुछ रेलवे के एम्प्लॉइज हैं और वो कहते हैं कि जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसी पर हम मिलकर बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं रेलवे के अगेंस्ट में। अब जजमेंट्स में कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जैसे रेलवे बोर्ड वर्सेस निरंजन सिंह, AIR 1969, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 966। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट या रेलवे का अधिकार है कि उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जाए। तो ये बात सही है कि रेलवे के एम्प्लॉइज का अधिकार है राइट टू मीट, असेंबल पीसफुली, लेकिन आप सरकार की प्रॉपर्टी पर बिना सरकार की इजाजत के नहीं मिल सकते। यही कारण है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी आपके शहर में सरकार के अधिकृत है या सरकार के अंडर में आती है, वहां पे आप अपना जब मन चाहे मिल नहीं सकते। लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? वो ये है कि यदि कस्टम के द्वारा या यूसेज के द्वारा लोग किसी शहर में, किसी गवर्नमेंट मैदान में मानिएगा मिलते आ रहे हैं, तो फिर उन्हें हर बार मिलने के लिए सरकार की अलग से परमिशन नहीं चाहिए। जो लोग दिल्ली में है वो जानते हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो जंतर मंतर पर होते हैं। अब जंतर मंतर जो है या उसका जो एरिया है, जो वहां का रोड है, वो सब तो सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन चूंकि एक कस्टम चला आया है, चूंकि यूसेज के द्वारा ये अधिकार सेट हो गया है कि लोग यदि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना चाहें या मिलना चाहें बिना आर्म्स के, तो जंतर मंतर पर बिना पुलिस की परमिशन के मिल सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे दिल्ली वाले कि जो CP का एरिया है वहां पे भी एक बड़ा बीच में जो है मैदान है। CP में चूंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट पास है, सुप्रीम कोर्ट पास है, बहुत सारे सरकारी दफ्तर पास हैं, तो यदि लोग चाहें कि चलिए आज धरना प्रदर्शन जो है वो हम CP में करेंगे दिल्ली के, तो बिना वहां के लोकल पुलिस थाने की परमिशन के आप नहीं कर सकते। तो इस बात को जो है वो ध्यान में रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और जानना जरूरी है, वो ये कि सरकार की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन आप नहीं कर सकते जब तक कि वहां पर कोई कानून ऐसा नहीं हो जो आपको परमिशन देता हो, या कस्टम या यूसेज के द्वारा वो अधिकार आपका सेट नहीं हो। लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर भी आप उस व्यक्ति की परमिशन के बिना नहीं मिल सकते। तो ये तो आपका अधिकार है कि आप मिलें, लेकिन कहाँ मिल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे अधिकार पर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19(1)(c) में, आर्टिकल 19(1)(c) में। और इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस अधिकार को किन ग्राउंड्स पर रोका जा सकता है, उसे मेंशन कर दिया गया है आर्टिकल 19(4) में, जो कहता है कि अंडर आर्टिकल 19(4) इफ द गवर्नमेंट वांट्स इट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक ऑर्डर, वो हमने पहले भी देखा था, मोरालिटी
कोई ऐसा एसोसिएशन की जो इमोरल पर्पस के लिए बनाया गया है। मानिएगा एक उदाहरण के लिए कि एक एसोसिएशन बनता है जो कहता है कि हम छोटे बच्चों से ट्रैफिकिंग करवाएंगे या उनसे चाइल्ड लेबर करवाएंगे, ये इमोरल है। तो इस प्रकार का कोई एसोसिएशन को लॉ जो है वो रिकॉग्निशन नहीं देगा। या फिर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई ऐसा एसोसिएशन बनता है जो कहता है कि इस देश में हम इतना बड़ा क्रांति पैदा कर देंगे कि सारे राज्य जो हैं वो भारत से अलग हो जाएंगे, तो इस प्रकार का कोई एसोसिएशन को भी संवैधानिक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा लोगों को अधिकार है कि किसी प्रकार का भी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। इस अधिकार पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी से एक एक करके बताना चाहती हूँ। पहली चीज, आर्टिकल 19(1)(c) में ये जो शब्द है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये संविधान की शुरुआत में नहीं जुड़ा हुआ था। इसे जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से। अब स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव, इस जजमेंट को हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और इसलिए स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव जो है खासकर उन लोगों के लिए जो संविधान की और डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और क्लासिक जजमेंट माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यदि सरकार कहता है कि कोई एसोसिएशन जो है, हम चाहेंगे वो एसोसिएशन लॉफुल होगा, हम चाहेंगे वो एसोसिएशन इलीगल या अनलॉफुल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार के सब्जेक्टिव रीजंस के बेसिस पर किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल नहीं कहा जा सकता। अब यदि सरकार कहती है कि हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया है और ये एडवाइजरी बोर्ड जो है ये रिव्यू कर लेगा कि हमने एसोसिएशन को वाकई में सही तरीके से अनलॉफुल कहा है कि नहीं, कोर्ट ने कहा देखिए सब्जेक्टिव रीजंस नहीं हो सकते क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार की बातचीत हो रही है। अब एक और सवाल आया जिसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं। सवाल ये था कि ये तो ठीक है कि भारत के संविधान में अधिकार है एसोसिएशन बनाने का, लेकिन क्या सरकार ये कह सकती है कि आप एसोसिएशन तो बनाइए लेकिन एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो हम आपको पूरा नहीं करने देंगे? इस पर एक बड़ी लंबी बहस, संवैधानिक बहस छिड़ी। एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मानिएगा कि एक एसोसिएशन है जो वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ाई कर रहा है, जो कह रहा है कि जो उस इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनका वेज या उनका वेतन जो है वो बढ़ना चाहिए, और इसके लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोसेशंस कर रहे हैं या मानिएगा तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि एक रीजनेबल तरीके से यदि कोई एसोसिएशन अपना काम कर रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन एसोसिएशन ये दलील नहीं दे सकता कि चूंकि हमारा एसोसिएशन बनाने का अधिकार है तो हमने जो जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए एसोसिएशन बनाया है उसे हम जैसे मन मर्जी चाहे पूरा कर सकते हैं। वो अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। एक और उदाहरण के तौर पर आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। एक सोसाइटी थी, वो सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट चलाती थी। अब सरकार ने उस इंस्टीट्यूट को टेक ओवर कर लिया। सवाल था कि सोसाइटी बनाने का अधिकार है, लेकिन क्या सरकार चाहे तो इंस्टीट्यूट जो सोसाइटी चलाती है उसको टेक ओवर कर सकती है? तो कोर्ट ने कहा देखिए सोसाइटी बनाने का आपका अधिकार है, लेकिन इंस्टीट्यूट को यदि सरकार ने कानूनी तौर पर टेक ओवर कर लिया है तो वो सरकार कर सकती है। अब क्यों ना वो सोसाइटी का केवल ऑब्जेक्टिव यदि इंस्टीट्यूट चलाना भी हो तो भी सरकार का वो टेक ओवर करना जो है वो गलत नहीं माना जाएगा। दो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स जिससे इस पूरे बात की जो नुआंसेस हैं वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, केस था पी बालाकोटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी पुराना जजमेंट है, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 242। इसमें कुछ वर्कर्स थे, कुछ रेलवे एम्प्लॉइज थे। इनका एक एसोसिएशन था, एक ट्रेड यूनियन की तरह मान लीजिए, और कम्युनिस्ट के द्वारा ये ट्रेड यूनियन स्पॉन्सर था। अब इसके कुछ लोगों ने ये काम करने की कोशिश करी कि एजिटेशन करने की कोशिश करी और जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो चाहते थे कि उन्हें रोक दिया जाए। इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया रेलवे ने और उनके ऊपर चार्जशीट कर दिया, उनके ऊपर केस चलाया और अल्टीमेटली उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी। अब जब इन वर्कर्स ने कोर्ट में जाकर अपने इस टर्मिनेशन को चैलेंज किया तो उनकी दलील थी कि भाई राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियन बनाने का हमारा अधिकार है, तो हम यूनियन के अंतर्गत जो भी करें वो भी हमारा फंडामेंटल अधिकार है। कोर्ट ने कहा जी नहीं, एसोसिएशन बनाने का अधिकार तो आपका है, लेकिन यदि सरकार चाहे तो आपको टर्मिनेट भी कर सकती है, मतलब ना टर्मिनेट होने का अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो पोजीशन है ये काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इससे होगा ये कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो एसोसिएशन तो बना लेंगे लेकिन सरकार कल उनकी नौकरी जो है वो छीन लेगी। तो ये एक तरह से
एम्प्टी या खाली अधिकार हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पोजीशन को रिवाइज किया एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट में, जिसका नाम है एमएच देवेंद्रप्पा वर्सेस कर्नाटका स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1998 का जजमेंट है, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1604। इसमें कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेजिटिमेट तरीके से, कानूनी तरीके से एसोसिएशन के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फोरम पे अपनी बात रखता है, वो फिर चाहे सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसे वो करने का अधिकार है। इसका मतलब कि सरकार ये नहीं कह सकती कि हम जब चाहें आपको अपनी नौकरी से निकाल देंगे। यदि सरकार, जैसे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप सरकार के साथ काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ सर्विस रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। ये सर्विस रूल्स जो हैं, क्या आपके फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस का गला घोटते हैं, तो उन सर्विस रूल्स को सुप्रीम कोर्ट जो है वो मानने से इनकार कर देगा। एक और सवाल इसमें खड़ा हुआ, वो ये कि यदि सरकार कहे कि देखिए वर्कर्स को यूनियन या एसोसिएशन बनाने का तो अधिकार है, लेकिन जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे केवल वही यूनियन या एसोसिएशन जो है वर्कर्स की बात हमारे सामने रख सकता है। एक जजमेंट था जिसमें एक केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि यदि लेबर कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि किस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे या किस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ना करे, तो ये असंवैधानिक होगा। देखिए, ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि जिसका अधिकार है वो एसोसिएशन बना ले, यूनियन बना ले, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ले, लेकिन मेरी ये आशा है, ये उम्मीद है कि इन जजमेंट्स के माध्यम से इसको सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कैसे करती है, ये बात भी आपके समझ में आती होगी। मैं ये मान सकती हूं कि आपके जहन में इस वीडियो को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा होगा, और वो है UAPA एक्ट, जी हाँ, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि देश में किसी भी एसोसिएशन को वो अनलॉफुल एसोसिएशन करार दे सकती है। और अनलॉफुल एसोसिएशन प्रिवेंशन एक्ट में एक और प्रोविजन है, एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है जिसको एक हाईकोर्ट के जज प्रिसाइड करते हैं। और इस कानून के अनुसार यदि सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा ये कहती है कि फलाना एसोसिएशन जो है वो अनलॉफुल है, इसे हम बैन कर देंगे, तो पहले ट्राइब्यूनल को उस नोटिफिकेशन को अप्रूव करना पड़ेगा। यदि ट्राइब्यूनल कहता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर उस एसोसिएशन को अनलॉफुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूंकि ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट जज भी जो है वो सरकार के ही द्वारा अपॉइंटेड है, तो आम लोग ये बात समझते हैं कि यदि सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है तो चांसेस कम है कि ट्राइब्यूनल जो है वो उसको बदले। लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखिए, बाबरी मस्जिद को जब अयोध्या में गिराया गया, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि सरकार ने 10 दिसंबर 1992 को एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंतर्गत उसने VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS और इसके साथ जो है और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि इस्लामिक सेवक संघ और जमाते इस्लामी हिंद, इन सब को बैन कर दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। जब ये नोटिफिकेशन ट्राइब्यूनल के सामने गया, तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि RSS और बजरंग दल को जो है वो बैन नहीं किया जा सकता। उसके अलग अलग रीजंस दिए गए, लेकिन VHP, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर जो 2 साल का बैन है वो सही लगाया गया है, और इसी के साथ जमाते इस्लामी हिंद के ऊपर जो बैन है वो भी सही है। अब जमाते इस्लामी हिंद जो है वो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। तो कुल मिला के हुआ ये कि अयोध्या मामले के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद, केवल VHP पर ही जो है वो इन इफेक्ट 2 साल का बैन लग गया। अब ये बैन खत्म हुआ 9 दिसंबर 1994 को, 2 साल पूरे हो गए। तो 14 जनवरी 1995 को सरकार ने फिर VHP को जो है वो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर दिया। लेकिन इस बार VHP जो है वो ट्राइब्यूनल के सामने गए, और ट्राइब्यूनल ने ही उसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सरकार यदि चाहे, और सरकार को लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर असर डाल रहा है, तो उसे बैन किया जा सकता है। उसके लिए UAPA एक्ट है। अब UAPA एक्ट जो है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये अपने आप में एक बड़ा विवाद है। ये बात सही है कि इसमें सरकार को बहुत ज्यादा जो है वो, मैं कहूंगी, एक तरफा पावर्स हैं, बहुत स्ट्रांग पावर्स जो हैं, और मेरे अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन में UAPA को रिवाइज करने की जरूरत है। इसी प्रकार से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने राज्य में अलग अलग जो है वो इस प्रकार के कानून बना लिए हैं, उनको भी रिविजिट करने की जरूरत है। लेकिन खैर, वो डिबेट किसी और दिन। मैं आशा करती हूं कि ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, ये कि आप मीटिंग्स कर सकें, मिल सकें, बिना
हथियारों के, और दूसरा ये कि आप एसोसिएशंस बना सकें, यूनियंस बना सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इनफैक्ट एक जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि लोगों को एसोसिएशन या बनाने का अधिकार ना दिया जाए तो उससे उनका जो पॉलिटिकल लाइफ या सोशल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन है, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है, सीधा सीधा असर उस पर पड़ता है। तो सरकार ने बहुत बार कोशिश करी ऐसे कानून लाने की कि जिससे इस अधिकार को खोखला कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर बार फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए बहुत तगड़ा जो है वो स्टैंड लिया है। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? मैं आपके कमेंट्स जो है बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ती हूँ, जरूर बताइएगा क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई। और अगले वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 19 में और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।